बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई का तूफान किसी सूरत थमने के लिए तैयार नहीं। दूसरी जानिब कभी पेंडोरा लीक्स हैं, कभी पनामा लीक्स हैं। लीक्स तो आती रहेंगी, लेकिन मईशत की लीक कैसे रुकेगी, मईशत का बहता खून कैसे थमेगा, तमामी चीज़ों का जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। उनसे पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, मईशत कैसे सुधरेगी। IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई का तूफान किस तरीके से थमेगा, क्या थमेगा भी या हम सबको बहाकर ले जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, IMF प्रोग्राम के अंदर हम जा रहे हैं, क्या असरात उसके होंगे? तकरीबन चीजें फाइनली हो गई हैं। देखिए, IMF का जो प्रोग्राम होता है उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि आप मईशत को इस्तेहकाम दें और अपने बजट खसारे को कंट्रोल करें। तो बजट खसारे को कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम होते हैं, हुकूमत उनसे माजरत करती है कि ये तो हम नहीं कर सकते। तो फिर कुछ कंप्रोमाइज़ फैसले होते हैं। कंप्रोमाइज़ फैसले का मतलब ये होता है कि आवाम पर बोझ पड़ जाए और शायद मईशत की शरह-ए-नमू सुस्ती रहे और गालिबन कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाए और कोशिश करें कि अगर असासे बिक सकते हों तो बेच दें। तो वही अब होने जा रहा है। बिलाशुबा यही होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। तो शरह सूद बढ़ेगी, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। कुछ महीने के बाद रुपए की कदर जो है वो गिरेगी, इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। हमारा तिजारती खसारा बढ़ने जा रहा है बेतहाशा। हमारी जारी हिसाबात का खसारा जो है बेतहाशा बढ़ने जा रहा है। महंगाई भी बढ़ेगी और गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई में ऐसा लगता है कि कमी का आने वाले महीनों में, इस माली साल में इम्कान मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि महंगाई को किसी ना किसी तरह हम कंट्रोल कर लेंगे, सूरत हाल जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। ये इजाफा जो है तमाम चीज़ों का ये आर्जी है। तो क्या आपको लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस हवाले से जो है वो सही अवेयर नहीं है कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी, खासतौर पर IMF प्रोग्राम में दोबारा जाने के बाद? देखिए, एक फैसला हुआ है बहुत सोचा समझा कि मईशत के मुतालिक बयानात उसी तरह की दिए जाएं जिस तरह से ये था कि जी हम करप्शन का खात्मा कर देंगे, पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना लेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसका उनको अंदाज़ा है कि हम नहीं करेंगे। लेकिन आवाम को अगर ये कहना है कि घबराना नहीं है तो कुछ ना कुछ तो आपको रे ऑफ होप देनी पड़ेगी। बाद में कुछ और वजूहत बता देंगे कि ये मसला पैदा हो गया जो हमें नहीं था। लेकिन मैं ये समझता हूँ, हमारी दिली ख्वाहिश है, दुआ भी है, आपकी भी है, लेकिन लग नहीं रहा कि हमारी जो है वो मईशत की शरह-ए-नमू तेज़ होगी खित्ते के मुकाबले में। अभी देखिए, हम तो कह ही रहे हैं, फिर आप कहेंगे कि नेगेटिव बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इस साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह खित्ते के मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रहेगी। ये वो बात है जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे। दूसरे वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान में जो शरह-ए-नमू है वो इस खित्ते में 5वीं सुस्त तरीन रहेगी, ये उनका कहना है। मेरा अपना ख्याल ये कि 5वीं नहीं होगी, 4थी होगी। लेकिन फीकस आमदनी हमारी गिरेगी, लोगों की परचेजिंग पावर गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी, कर्जों का बोझ बढ़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो मैं बता रहा हूँ कि जिससे हमारे होश उड़ने चाहिए, वो ये था कि जारी हिसाबात का खसारा उसी खतरनाक लेवल पे पहुँच रहा है जो 2017 में था या 2019 में था। और स्टेट बैंक के गवर्नर ये कहते हैं कि जी इस साल गवर्नर 2 से 3% ऑफ GDP रहेगा, मतलब ये कि 6 अरब डॉलर। मैं आपको कह रहा हूँ बड़े अरसे से कि ये 14 से 15 अरब डॉलर रहेगा। तो जब 14 से 15 अरब डॉलर रहेगा तो स्टेट बैंक के गवर्नर इतने मासूम तो नहीं है। उन्होंने IMF में जो काम किया है, मिस्र की मईशत को भी तबाह किया था। लेकिन ये तो एक ग्रेजुएट भी समझ रहा है कि 6 अरब डॉलर नहीं रहेगा। तो अगर आप जो खराबी है उसका एतराफ़ ही नहीं कर रहे और आपको पता है कि 6 अरब डॉलर नहीं रहेगा, मैं अब भी कह रहा हूँ 14 अरब डॉलर रहेगा। और कई फैसले ऐसे किए, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कई ऐसे फैसले कोविड-19 के बाद खास तौर से पहले भी थे, लेकिन ऐसे फैसले दानिस्ता किए गए हैं जिनका ना कोई जवाज़ है, वो नाकाबिल फ़हम है और हुकूमत और स्टेट बैंक उनको दिफा नहीं कर सकेंगे कभी अगर वक्त आता है और उनको कटहरे में खड़ा किया जाता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर साहब, देखिए, बात दरअसल ये थी कि आपने जब कोविड-19 आई तो 2000 अरब रुपए का एक पैकेज दे दिया जिसका बेशतर हिस्सा ताकतवर तबकों को गया। और स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये कहा कि हमने शरह सूद जो है मार्च से जून तक 13.25 से 7% पे ले आए। उनके अल्फाज हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमी हमने की है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या खुदा न खास्ता दुनिया भर में कोविड-19 से सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ था? मकसद ये था कि आप लोगों की परचेजिंग पावर कम करें, उनको शरह मुनाफा बैंकों की कौमी बचत में कम कर दें। लेकिन जो तबाकुन फैसला हुआ, तबाकुन मैं कह रहा हूँ, वो ये था कि आपने साथ में ये कहा कि जी तामीराती शोबा जो है उसको हम काला धन भी लगाएं, मराद भी दें और इंडस्ट्री का दर्जा भी दें। तो सनतों ने ये कहा
कि जनाब फिर हम भी फिर वहीं चले जाते हैं तामीरात में, बंद करें सनतें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कर्जे लें, सस्ती शरह सूद पर कर्जे लें। तो जब ये कर्जे सस्ते पे दिए तो उस वक्त हमने शोर डाला था कि ये जो आप सस्ते कर्जे दे रहे हैं, इससे गाड़ियां खरीदी जाएंगी, गैर जरूरी इंपोर्ट्स होगी, जखीरा अंदोजी होगी, ये नहीं माने। और जब माली ये काबिल एतराज फैसला था, जिसकी वजह से रुपए की कदर गिरी, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ी, जिसकी वजह से मईशत तबाह हुई, जिसके से महंगाई का बोझ बढ़ा। तो मेरा कहना यह था कि जब पहला, तो डॉक्टर साहब आप भी समझते हैं कि ये गलत फैसलों का नतीजा है कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं कि महंगाई भी बुलंद तरीन सतह पे है, डॉलर रेट भी किसी तरह कंट्रोल नहीं हो रहा, तमाम ही चीजें जो है वो अबतरी की जानिब है। ऐसा महसूस होता है कि मईशत किसी सूरत संभल नहीं रही। अब जो है वो साथ साथ नए नए जो फैसले आ रहे हैं वो मजीद चीजों को खराब करते जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि ये जो पहले के बिगाड़ से मेरी मुराद है जो हमने फैसले किए, जो हमने गाड़ियां बेतहाशा मुल्क के अंदर आई कि जी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि मईशत की बेहतरी का इंडिकेटर ही है कि लोग मोटरसाइकिलें खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, बहुत ज्यादा हाईएस्ट सेल है। तो आप समझते हैं कि वो फैसला ही गलत था कि जहां पर इतनी ज्यादा छूट दी गई थी? देखिए, फैसला तो गलत तो उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने तो अशराफिया को नवाजने के लिए किया था और उनको पता था। जब मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम उस वक्त शोर कर रहे थे कि ये आप क्या कर रहे हैं, खुदा के गजब से डरें। तो जब पहली सेमाई आई थी 2021 की, यानी जुलाई से सितंबर, तो मेरा मुल्क का तिजारती खसारा बढ़ गया। तो क्या उस वक्त स्टेट बैंक को नहीं सोचना चाहिए था, हुकूमत को, कि भाई ये तिजारती खसारा तो बढ़ा है। दूसरी सेमाई आई दिसंबर में, फिर बढ़ गया। तो जब साल खत्म हुआ जून 2021 का, तो 30 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हो चुका था। बिल्कुल 30 अरब डॉलर का, जो कि पिछले साल से 7.5 अरब डॉलर ज्यादा था। फिर ये 3 महीने आए, हम शोर कर रहे थे कि क्या हो रहा है, खुदा के गजब से डरें, तो वो 11.7 अरब डॉलर का और हो गया। जब ये सारी तबाही आ गई तो स्टेट बैंक ने कहा कि जनाब ये तो लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, लोगों ने गैर जरूरी इंपोर्ट कर लिया, अब हम इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाएं, लगा दी उन्होंने। मेरा कहना यह था कि जब हम 1 साल पहले कह रहे थे कि ये आप मत करें, ये गाड़ियां मत खरीदने दें, तो आप कह रहे थे नहीं जी ये तो हमारी जो है उसकी अलामत है खुशहाली की। असल में डॉक्टर साहब कत्ता कलामी की इबादत, असल में मसला ये हुआ था, एक एहसास पूरा ये खड़ा हुआ था कि 2018 में जब ये गवर्नमेंट आई थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, तो मईशत जो है वो एकदम सुस्त रवि का शिकार हो गई थी, तामीरात बिल्कुल बंद हो गई थी, लोगों ने गाड़ियां खरीदना बंद कर दी थी। यानी कि एक जमूद का शिकार था पूरा जो सिस्टम है, इको सिस्टम हमारा। उस इको सिस्टम के जमूद को खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इस तरह के इकदाम किए थे कि लोग घरों से, तिजोरियों से, बैंकों से पैसा निकालें। जब निकालने के लिए लोगों को जो है वो आगे की तरफ बढ़ने का मशवरा दिया गया, तो फिर उसके बाद हुकूमत को समझना चाहिए था, वहां पर गैप आया। कैसे लेते हैं मेरी स्टेटमेंट को आप? नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता, एहतराम अपनी जगह आपका। देखिए, जिस वक्त ये हरकतें कर रहे थे उस वक्त मैंने आपके प्रोग्राम में भी और दर्जनों दफे कहा कि ये जो मईशत को चोक आप कर रहे हैं, इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। आपको ये तरीका नहीं होता कि आप अपनी दुकान बंद कर दें और कहें कि जी मेरा बिजली का खर्चा कम हो गया। अगर आप देखिए, मैं इसकी तबाही का अंदाजा लगाएं कि आपने 19.2 अरब डॉलर का जो जारी हिसाबात का खसारा था वो आपने कम करके 1.8 बिलियन डॉलर्स को ले आए, ठीक है। लेकिन मईशत की शरह नमू 3 साल में आपने 1.9% औसत है हमारी 3 साल की। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी, ये तो नुकसान हो गया। वो जो 19.2 अरब डॉलर का था वो इस साल फिर 15 अरब डॉलर पे जा रहा है। तो वो जो मईशत आपने चोक की थी, हमने आपको कहा था कि इंपोर्ट्स को आप इस हद तक कम ना करें, मईशत को चलने दें, लेकिन ये कि गैर जरूरी जो इंपोर्ट्स हैं उनको आप बंद कर दें, ये जो अय्याशियां हो रही हैं उनको आप बंद कर दें, गैर जरूरी कर्जे मत लें, पेट्रोलियम मसनूआत को कंट्रोल करें। मैं आपको एक मिसाल दे दूं तबाही क्यों आई है। देखिए, एक आदमी, आप 60 बिलियन डॉलर की हमारे मुल्क की इंपोर्ट है, हुकूमत को भी पता है। जब आप 100 डॉलर की कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, और आपने उस वक्त की अगस्त 2018 में जब ये हुकूमत आई थी तो 100 डॉलर की बना करते थे आप 12,400 रुपए, और उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी, उस पर सेल्स टैक्स लगता था, उस पर दूसरे टैक्सेस लगते थे। यानी जैसे जैसे रुपया मालियत बढ़ती है या आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं, रुपए की कदर गिरती है, हुकूमत के टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो इनके टैक्सेस बढ़ गए। तो अब फिर लेकिन इसका कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स सब बढ़ गया। लेकिन ये आप देखें कि जब 100 डॉलर की चीज 12,000 से 17,000 पर आ गई, तो हुकूमत के पेट्रोल में आप देखिए कस्टम ड्यूटी कितनी बढ़ गई, सेल्स टैक्स कितनी बढ़ गई। तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आलमी मंडी में जब 120 डॉलर की फी बैरल थी, 120 डॉलर या उससे ज्यादा, पाकिस्तान में उसकी तेल की पेट्रोलियम मसनूआत कम था। आज जब 80 डॉलर है तो ज्यादा है। तो क्या ये नाकामी नहीं है? तो अब ये कहते हैं कि हमने तो बहुत कम बढ़ाया। तो मेरा तो एक ही सवाल है कि जब 120 डॉलर फी बैरल थी, आज 80 है, तो उस वक्त पाकिस्तान में कम क्यों थी? बिल्कुल अभी ये हरकत है।
तो ये तो रुपया आपने गिराया है, आपने तिजारती खसारा बढ़ाया है, जारी हिसाबात का खसारा आसमान पे पहुंच गया, फीकस आमदनी हमारी गिरी है। अब देखिए परसों जो कल का जो रेट है कि बांग्लादेश का 1% हमारे 2 रुपए के बराबर आ गया। बांग्लादेश की फीकस आमदनी 1968 है, हमारी फीकस आमदनी 1200 से कम है। तो क्या 4 साल पहले भी यही थी? हम बांग्लादेश से आगे थे, आज हम 1200 पर हैं फीकस आमदनी, बांग्लादेश 1968 पर है, उनके रिजर्व 40 अरब डॉलर हैं। तो मेरा कहना यह था कि पॉलिसी वो भी गलत थी। उस वक्त मैंने कहा था कि 6000 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 6000 अरब का नुकसान पहुंचाया गया। देखिए आप पहले शरद सूद को यही गवर्नर ने 13.25 पे लेके गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब इसका कंक्लूड ऐसे कीजिएगा, ये पॉलिसी नाकिस है, ढीली पॉलिसी है, कॉम्पिटेंसी का इशू है, या लोग ठीक नहीं है काम करने वाले? आप क्या समझते हैं, मसला है किस जगह? मसला ये है कि ये अशराफिया की मईशत है, ये एलीट की मईशत है, ये ताकतवर तबकों को नवाजने की मईशत है, ये जो है वो अवाम को कुचलने की मईशत है। मुल्की अशराफिया और बैरूनी अशराफिया के साथ एक गठजोड़ है, वो उनके मदद से आप इक़्तिदार में रहते हैं। और जब आपने ये फैसला कर लिया कि जी हमें 5 साल तक यही शोर करना है कि मईशत तबाह दिवालिया। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी दिन आपके पास फुर्सत हो तो आप ये करें 2018 के जो माशी अशारिये थे जब मईशत दिवालिया थी वो जरा नकल कर लें। आज जो अशारिये जो हुकूमत के स्टेट बैंक के, मेरी बात छोड़ दें, उनको आप नकल कर लें। मैं आपको 12 ऐसे आइटम गिनाऊंगा जिनमें से अहम चीजें भी हैं जो 2018 से खराब चली गई जबकि मईशत दिवालिया थी। तो अगर वो दिवालिया थी तो आज क्या है? 27 अरब डॉलर के आपके बैरूनी कर्जे बढ़ गए जो पाकिस्तान में कभी नहीं बढ़े थे। 18,000 अरब रुपए के मजमूई कर्जे बढ़ गए जबकि 16,000 अरब के मजमूई कर्जे थे आज़ादी के 66 साल के बाद। मजमूई कर्जे जितने 66 साल में इकट्ठे किए थे उससे ज्यादा बढ़ गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और टोटल इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आना था जो 2018 में आया वो आज तक नहीं आ सका, हमेशा उससे कम रहा। $1 आपने 47 रुपए कमी कर दी। इनके दौर में स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक 1400 अरब रुपए की कमी हो चुकी है अभी पिछले हफ्तों में, और ये और गिरेगा। मुस्तकिल यही हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीजों का जायजा दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ। प्रोग्राम में खुशामदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशी अमूर हैं, टैक्स अमूर के खास तौर पे माहिर हैं। और पेंडोरा पेपर्स के बाद एक सवाल बार बार मैं चाहता था कि पूछ लूँ अशफाक तोला साहब से, आज प्रोग्राम में बुला के ये पूछना ज़्यादा आसान लगता है ताकि सब सुन सकें। तोला साहब, कंपनियाँ बनाने के हवाले से आप लोगों को एडवाइस देते हैं? ऑफशोर कंपनियाँ बनाने के हवाले से देते हैं? पाकिस्तान में ऑनशोर, पाकिस्तान में ऑफशोर कंपनी भी आपको पता तो है ना क्या है? ऑफशोर कंपनी लोग क्यों बनाते हैं? सबसे आसान तरीका है, कोई ना कोई टैक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, कहीं आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं। अब कंपनी के नीचे ट्रस्ट भी होते हैं, ट्रस्ट में बेनिफिशियल ओनर होते हैं। कंपनी के अंदर तो मिस्टर जॉन, मिस्टर एलन, मिस्टर एल्फ्रेड वही होते हैं शेयर होल्डर। ट्रस्ट में कोई अल्लाह दिता होता है, अब्दुल रहमान होता है, मोहम्मद खान होता है, वो होता है। तो असल तो ट्रस्ट है, ठीक। और फिर बेनिफिशियल ओनर देख लें कौन कौन बनते हैं। देखिए नॉर्मली ये होता है 2 चीज़ें, या तो आप बाहर स्टैश करते हैं जब अपने पैसे, और बारों बार आप रूट करना चाह रहे हैं अपनी कोई पेमेंट है या जायदादें लेना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ये सारे काम होते हैं। और मेरा ख्याल है देखिए हर कंपनी कोई चोरी वाली नहीं होती। मैं थोड़ा सा आसान कर लें इसको, इंटरेक्टिव भी कर लेते हैं, आसान भी कर लेते हैं। मेरे पास पैसे, मैंने लंदन में, अमेरिका में किसी जगह जायदाद लेनी है, फ्लैट लेना है, कोई घर लेना है, कुछ भी लेना है। मैं यहाँ पाकिस्तान में रहता हूँ या मैं वहाँ शिफ्ट हो गया हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए वहाँ ले लें, मेरे बच्चे पढ़ने जाएंगे उसमें रहेंगे। अब मैं कंपनी एक बनाता हूँ, पैसे यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता हूँ। जरूरत क्या है आपको? अगर मुझे बनानी होगी, जितनी पैसे नहीं है मेरी, जिस दिन बनानी होगी मैं अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट से वहाँ भेजूंगा पैसे। ये कंपनियों में गड़बड़ क्या है? टैक्सेस, टैक्स स्ट्रक्चर्स नीचे छुपा हुआ होता है क्योंकि लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए हैं ये चीजें। नहीं, जिसने डिस्क्लोज कर दी, मतलब पाकिस्तान से बाहर कंपनी बनाना जुर्म है? कोई जुर्म नहीं। तो फिर इसको जुर्म की हैसियत से क्यों पेश किया? जुर्म की हैसियत से नहीं। देखिए आप एक मरतबा फिर याद रखें, मैं उस दिन रात को भी मीडिया पे जब लीक हुआ और हम स्टूडियो में कहीं बैठे थे एक मीडिया चैनल पे 2.5 घंटे, मैंने देखा जियो पे आप बैठे हुए थे, 2.5 घंटे हम बैठे थे। मैं यही कह रहा था उनको, जुर्म नहीं है। देखिए आप पहले इसको डिस्टिंक्शन कर लें। मैंने कंपनी बनाई, मैं आज आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मोहतरम प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहा हूँ कि पनामा लीक, पैराडाइज लीक,
जितनी भी लीक्स साथ आई है ना, उन सब की फाइलें खोल दें, ठीक, तमाम जितने भी नाम आए सबको सामने रखें, जिसने अपने ये डिस्क्लोज कर दिए एसेट्स, ठीक, उनको पहले रखें साथ। अगर कोई एमनेस्टी में डिस्क्लोज करता है, वो आपका वादा है, गारंटी है इसको कि आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, उनको छोड़ दें। जिन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किए या जिन्होंने डिस्क्लोज किए हैं और वो अपना सोर्स ऑफ रिपेट्रिएशन यानी बाहर भेजे कैसे हैं पैसे, वो नहीं बता सकते, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, PTI है, किसी भी पार्टी का, आप उससे पूछें और उसके खिलाफ अगर वो जवाब ना दे तो इंस्टेड ऑफ के आप ये करेंगे जी, आप बोलो चलो जी एक और एमनेस्टी दे देते हैं, आप उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स करें, आप उनको लेके आए। एक होती है नियतन काम करना, भाई आपने इरादतन एक काम कर लिया तो आपको उस होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस नहीं होना चाहिए कि जहां आपके जहन में ही गड़बड़ थी आप अपने ट्रांजैक्शन के लिए। अच्छा एक चीज और बताएं, अली डार जो है वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है, उनकी एक कंपनी है, तो वो भी गैर कानूनी कहलाएगी? देखिए, अगर यूएई गवर्नमेंट कहती है कि वो गैर कानूनी है, ठीक है, पाकिस्तान गवर्नमेंट वो नहीं कह सकती। ही इज नॉट अ टैक्स रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है। ना उसका कोई कारोबार पाकिस्तान में है, ना कोई इसकी ऐसी इनकम है कि जो उस पर टैक्स पे करना था और वो चोरी करके ले गया। अच्छा एक सवाल मेरा और है, अमेरिका और BVI के अंदर ही कंपनियां निकली हैं, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड, ये साउथर्न डकोटा सब में दो जगहों पे से निकली हैं, तो फेटफ वगैरह यहाँ के मुल्कों के लिए नहीं? अमेरिका तो फेटअप में है ही, और ये तो टैक्स हेवन है ना, उन्होंने तो अलग ज्यूरिसडिक्शन ही रखी है ना इनको। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको कि जी ये तो, अच्छा आप मुझे बताएं, 4 साल से कह रहा हूँ कि सारा पॉलिटिकल है एजेंडा फेटअप का। बिल्कुल ऐसे मैं कहता हूँ ना, कौन कह रहा था पाकिस्तान में? हर कोई लगा होता है कंप्लायंस कर दो, कंप्लायंस कर दो। आप एक कंप्लायंस करेंगे 2 निकाल देंगे, खत्म ही नहीं हो रही लिस्ट। आप 2 करेंगे 4 आ जाएंगे, अब 7 और आ जाएंगे। तो फिर ये आपको माइंडसेट की बात है। अच्छा एक सवाल का जवाब और देते हैं, आगे चलते हैं। पाकिस्तान के हालात पे आए थे हम, असल में पाकिस्तानी ना आलमी हालात में रहने के बड़े शौकीन हैं। एक तासुर है कि ये जो सारा मामला है लीक्स का, इसके पीछे भी आलमी ताकतों का, बड़ी ताकतों का पैसा है, ख़ास तौर पर हमारे जैसे ममालिक को उनकी सूरत हाल को ख़राब करना। क्या ये हकीकत है या ये लीक्स वगैरह ठीक है? बिल्कुल। देखिए, आपको पहले सोचना होगा कि आपका मुल्क का कानून इतना मजबूत है कि आप उन पे एक्शन ले सकते हैं, और फिर नियतन देखना होगा सब चीज़ों से बालातर हो कि क्या आप एक्शन लेना चाहते हैं और लेंगे, चाहे फिर कुर्बानी कितनी भी बड़ी देनी पड़े। अच्छा जिन लोगों ने डिक्लेयर की हुई है कंपनी, उनके साथ कोई गैर कानूनी चीज़ है? हो सकती है, अगर 5 साल के अंदर हैं और उनकी कंपनी डिस्क्लोज अब हुई है या पहले हो चुकी है, तो पूछा जा सकता है कि आपने पैसे कैसे भेजे। क्या हम कह सकते हैं कि कंपनी बनाना ही किसी टैक्स बचाने के लिए या किसी धंधे के लिए होता है? देखिए, यस होता है, मगर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। ये पहले ये एक अभी भी है, ये हमारी एक है कि जी टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट अ क्राइम, टैक्स इवेजन इज अ क्राइम। बिल्कुल ठीक। अब दुनिया में पिलर 1 पिलर 2 आ रहा है और दुनिया रियलाइज कर गई है कि टैक्स हेवंस को हमें दूर रखना चाहिए। जैसे एप्पल की मिसाल आई थी आपके पास, आयरलैंड में कंपनी बनाई, प्रोडक्शन सारी दुनिया में इधर उधर हो रही थी, कंपनी का हेड ऑफिस आप 7% वो टैक्स देते थे, अल्लाह खैर चला। तो अब ये रियलाइजेशन आई है, स्पेशली OECD में, यूरोपियन यूनियन में, टू एन एक्सटेंट US में, कि एक मिनिमम टैक्स रिजीम होना चाहिए। मिनिमम टैक्स 15% आपका इनकम टैक्स होना चाहिए। बट अभी भी कुछ ज्यूरिसडिक्शन है जो इसकी मुखालफत कर रही है। स्पेन मुखालफत कर रही है, लिंचेस्टाइन मुखालफत कर रही है, मेरा ख्याल है ये इटली नहीं, आयरलैंड मुखालफत कर रही है, और खुद US इसका पार्ट अभी तक नहीं बना। अच्छा चलें, एक आखिरी सवाल का जवाब दें, फिर हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। ये पेन बनाने की मेरी फैक्ट्री है पाकिस्तान में, यही फैक्ट्री मैं दुनिया के किसी और मुल्क में जाके लगाता हूँ, वहाँ एक कंपनी खोलता हूँ, तो कल को मेरा नाम भी किसी लीक में होगा कि मैंने ऑफशोर कंपनी बनाई है। ऑफशोर तो हो गई, ऑफशोर कौन सी वाली है जो टैक्स हेवन है? आप यूके मेन ज्यूरिसडिक्शन में बना ले। ये जो कंपनियां हैं ये टैक्स बचाने वाली हैं, ये टैक्स ज्यूरिसडिक्शन नेचर वही है।
ये उस नेचर की है। उन इलाकों में है जिनको टैक्स हेवन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक। बस असल में समझने का मकसद ही ये है कि मुझे आप एक बात बताएं, आप टैक्स हेवन में मैं क्यों गया हूं, ये सवाल। मैं आपको आज आप दुबई में कंपनी बनाते हैं, ठीक, ऑफिशियली ऑन पेपर है, पाकिस्तान का एक लॉ है CFC, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी, उसके तहत आप उसको डिक्लेयर करते हैं। आप अपनी रेमिटेंस यहाँ से भेजते हैं, स्टेट बैंक की परमिशन से भेज देते हैं रेमिटेंस, ठीक। जब भेजते हैं वहाँ फैक्ट्री सेटअप करते हैं। आप फर्ज करें आप नेदरलैंड में एक फैक्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, वहाँ आपने सेटअप किया, यहाँ की आप परमिशन से लेके गए, आपने किया वहाँ पर जब आप कमाते हैं, जो आपका रिटर्न आता है उस कंपनी का, वो हम कंट्रोल फाइनेंस और फॉरेन कंपनी के तौर पे आप डिविडेंड 15% दे देते हैं, आप हमें टैक्स दे देते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। ऑफिशियली आपने कमाया, ऑफिशियली टैक्स पे किया, ऑफिशियल रेमिटेंस किया, ऑफिशियली बिजनेस किया। लेकिन टैक्स हेवन वाली बात अलग है, वो मामला बिल्कुल अलग है। बहुत आसानी से समझ में आ गया। तो देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं ना, आज फाइजर पाकिस्तान में भी है, तो ये तो नहीं है ना इलीगल में। बिल्कुल ठीक है, मल्टीनेशनल होती है, दुनिया भर में होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमारे आम फार्म में नहीं समझेंगे। अगर आप ये रोड पे लेके निकल जाएंगे, बाइक लेके, जैसे वो नॉर्मल निकल, इसीलिए मैंने आपसे समझने की कोशिश भाई बताइए क्या होता है, तो वो कहेगा हाँ चोर है ये। बिल्कुल ठीक है। और फौरन थप्पा लगेगा इसका, ये चोर है, जिसने भी कंपनी बनाई चोर है, उसका पेड अप कैपिटल $5 ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है। तोला साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो पाकिस्तान के हालात पे तोला साहब से कुछ बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार था फिर खुशामदीद। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जायजा लिया कि किस तरीके से पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाया गया, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाके ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए कि जो टैक्स फ्री हेवन के अंदर है, जिसका तोला साहब ने बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया कि ये किस तरीके से टैक्स चोरी है या पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है। तोला साहब ये टॉपिक तो समझ में आ गया। अब ये बताएं स्टॉक मार्केट क्यों मुस्तकिल डाउन है? देखिए, स्टॉक का मेरा इतना कोई गहरा ताल्लुक नहीं है, और तो मेरा ख्याल है जो स्टॉक के जो प्लेयर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर हैं, वो बता सकते हैं आपको। मगर ओवरऑल इकोनॉमी देखिए, फंडामेंटल आपको स्टॉक चल रही है फंडामेंटल एंड रे ऑफ होप पे। कंपनियों के रिजल्ट्स तो ठीक ही आ रहे हैं, मगर मेरा ख्याल है बाकी फंडामेंटल जो रे ऑफ होप है ना इकोनॉमी की, मुझे ठीक नजर नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल है जब मुझे नजर आ रही है तो दूसरों को भी नजर आ रही है कि ये हमें कोई There is no light at the end of the tunnel। चले आपकी मर्जी के टॉपिक पे आ जाते हैं। IMF आने वाला है, पैसे आने वाले हैं, डॉलर आने वाले हैं। डॉलर नीचे जाएगा? 2.5 बिलियन पहले भी आया, कौन सा नीचे गया, ऊपर चला गया था। सब कह रहे हैं डॉलर नीचे जाएगा। जैसे ही डॉलर मईशत में आएगा तो डॉलर बेहतरीन हो जाएगा। तो कर्ज का आएगा ना, कोई आपका अपना थोड़ी है। तो जाएगा ना, मईशत का हिस्सा तो बनेगा ना। सर वो तो अभी भी आपके रिजर्व तो ठीक ठाक है। तो फिर क्या मसला है? 172 पे चला गया तकरीबन। आपने डिवैल्यूएशन करना है। मैंने आपको पहले करना है भाई? मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये जो इनका कमिटमेंट है, शायद वो तो ऑफिस पाशा साहब के हवाले से मैंने कहा, मेरा अपना तो ये इसमें इख्तरा कोई नहीं है, मगर ये मेरा ख्याल है ये कमिटमेंट। अच्छा चले, एक इंतहाई गैर पार्लिमानी लफ्ज आपकी इजाज़त से इस्तेमाल कर लो। हुकूमती तर्जुमान इंतहाई वाहियात किस्म की जो बातें कर रहे हैं पेट्रोल की कीमतों के ऊपर इजाफे में, ये जस्टिफाइड है? आप पहले डॉलर को ले जाएं 172 पे, उसके बाद आप कंपैरिजन शुरू कर दें कि जी कैलिफोर्निया में ऐसे है तो फिर दुनिया के फलाना खत्ते में ऐसे है। टका जो है वो आपसे ऊपर हो, मैं कुछ नहीं कह रहा, आपसे ऊपर हो। आप देखें माशाल्लाह से, वीट आप कहते हैं इंटरनेशनल प्राइस पे होनी चाहिए, शुगर आपकी इंटरनेशनल प्राइस पे होनी चाहिए, पाम ऑयल आपका इंटरनेशनल प्राइस पे होनी चाहिए, पेट्रोल आपका इंटरनेशनल प्राइस पे होना चाहिए, राइस आपका इंटरनेशनल प्राइस पे होना चाहिए, रेंट आपके अच्छे खासे बढ़ने चाहिए, डॉलर आपका फ्री होना चाहिए। एक चीज रह जाती है, वो भी कर दें। अमेरिका में जो वेज रेट है वो आप दे दें, सब बात खत्म हो जाएगी। नहीं, ये वाहियात किस्म की जो बातें हैं, इसका ठीक है ना, कोई सर पैर है? मैं वही कह रहा हूँ ना, आप पहले डॉलर को 172 पे ले जाएं, उसके बाद आप कंपैरिजन शुरू कर दें। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि आप जब हर चीज अमेरिका से कंपेयर करते हैं कि 160 रुपए इक्विवेलेंट बनता है पाकिस्तान के उधर, तो ठीक है ना, आप भी फिर यही करें, उनकी जो वेज रेट है आप दे दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका इन्फ्लेशन 1% आप वो कर दीजिए, उसकी अपना GDP ग्रोथ सही जा रही है वो आप कर दीजिए, परचेजिंग पावर दे दीजिए। आप भी डॉलर छापने की मशीन यहाँ लगा लें। रुपए छापने की तो है ना, वही छाप सकते हैं डॉलर, क्यों अमेरिका में तो डॉलर छप जाता है, यहाँ से मैं कहाँ से लाऊंगा? या आप मेरी एक्सपोर्ट 100 अरब डॉलर पे कर दीजिए। अब थोड़ी सी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, देखिएगा अगले महीने आपको बहुत अच्छा हो, क्योंकि आज कॉटन बढ़ गया है,
तो जब कॉटन बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा, डॉलर नीचे आएगा। नहीं, डॉलर नीचे नहीं आएगा। क्यों तोला साहब, आखिर सबब क्या है? देखिए, आप क्या लड़ाई क्या है डॉलर से हमारी? हमारी कोई लड़ाई नहीं है। देखिए ना, फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हमारे तरीन साहब हैं, उन्होंने जब आने से पहले क्या बात की थी, और बड़ी अच्छी बात की थी, मैं तो बड़ा खुश हुआ था कि जी डॉलर की रैंपेंट डिवैल्यूएशन मार गई और बाकी कुछ बचा तो चले इसको आसान कर लें, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। इसको आसान कर लें ताकि लोग समझ सकें। डॉलर बेशक 1 लाख रुपए का हो जाए, मुझे मसला नहीं है, मेरी महंगाई कब कंट्रोल होगी? सर, आपकी इंपोर्ट बेस्ड है सारी। पेट्रोल आपका इंपोर्ट बेस्ड है, अब तो वीट आपकी इंपोर्ट बेस्ड है, शुगर आपको इंपोर्ट बेस्ड करनी पड़ी है, पाम ऑयल आपका इंपोर्ट है, गाड़ियां आपने मंगानी है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा था ना, बिल्कुल आप कह कर गए थे कि ये ऐसे है और ऐसे जाएगा। 2005 का आपने हवाला दिया था। तो देखे ना, वो वही मैंने आपको वही बताया था पहले भी, और अब भी ये बोल रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ गुड ग्रोथ। जो इसके जो पुजारी थे इस चीज के, वो खुद देखें, इंटरेस्ट रेट का हमने बात की। अशराफिया की इकोनॉमी है यार, अशराफिया जो भी कह दें आप, उनके पास एक परचेजिंग पावर है, वो किसी रेट पे भी आप देंगे, सीधे ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिसने गाड़ी लेनी है 40 लाख की भी ले रहा है, 50 लाख की भी ले रहा है, जिसके पास। मगर आपको ये देखना है ना कि आप 98% क्या करें। आपने क्या किया, इसकी मोटरसाइकिल की थी अपना हैसियत, उसको आपने कहा कि जी 650 सीसी 1000 सीसी गाड़ी ले लो। जो 1000 वाला था वो ख्वाब देखा 1700 1800 होती है, 1600 वाली के। जो 1600 वाली वो तो 3 सीरीज 5 सीरीज के चक्करों में आ गया। एसयूवीज बिकने लगी हैं आपकी। तूफान है एसयूवी। तूफान देखो ना, 361 अरब रुपए की आपने फाइनेंसिंग करवा दी व्हीकल में। तो डू यू थिंक दिस इज प्रोडक्टिव एसेट? हाँ ठीक है, मैंने आपको कहा, मैं तो इस चीज के हक में हूँ। पहले भी प्रोग्राम में कहा कि आपके यहाँ गाड़ियां बने और एक्सपोर्ट हो, तो बात है। यहाँ जहाँ पर मेरा ख्याल है इतनी हमारी परचेजिंग पावर ना हो, तो हम, मेरा ख्याल है इसमें क्या डिबेट करेंगे। अच्छा तोला साहब, कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको लगता है कि कोई गरीब को, आम आदमी को, गरीब छोड़े ना, गरीब का तो रिलीफ है ही नहीं, आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा अशराफिया के अलावा? देखिए, रिलीफ तो मिल सकता है ना। आप इंटरेस्ट रेट कम करें, ग्रोथ बढ़ जाएगी। आप डॉलर की पैरिटी को मैनेज करें, 140 पे लेके आए। नहीं, ये तो लग नहीं रहा ना तोला साहब। तो फिर सिर्फ ये दावा है कि जी हम मईशत को जो है वो बेहतर कर देंगे और अभी गरीब का जो है फायदा होने वाला है, और अब महंगाई ना हो। खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा। तो 3 साल से हम सुन रहे, आप सुन रहे थे, कौम नहीं सुन रही, फिर भी उम्मीद खत्म नहीं हो रही। खान साहब, मैं खान साहब को ब्लेम करूंगा। खान साहब का ये डोमेन ही नहीं है। नहीं, खान साहब की ख्वाहिश तो है ना कि महंगाई कम हो, उनकी हुकूमत करना उनको आसान हो। नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ ना, मगर उनकी इकोनॉमिक टीम नहीं है जिसमें ये कंट्रोल हो, जिनको ये पता हो कि कैसे करेंगे। हम तो कौवा हंस की चाल चल रहा है, हम बोले IMF जो कह रहा है वो हम कर दो, नहीं कर सकते। अब IMF में जाएंगे महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। देखिए, अब तो टैरिफ के ऊपर क्या बात आती है मुझे देखना पड़ेगा। जहां तक ये सवाल है वो तो ठीक है आपका, मगर टैरिफ पे क्या बात आती है ये बताएं। अब वो टैरिफ पे क्या कहते हैं, उन्होंने एक साथ बनवा लिया आपकी 174 का डॉलर, आप जो कह रहे थे हो जाएगा 171 पे आ गया, हो जाएगा, और ठहराव नहीं आ रहा आपका। आप वाहिद लास्ट प्रोग्राम में रे ऑफ होप नजर आ रही है। मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम में एक बात की थी, मैं कहते कहते रह गया, तो उस वक्त मेरे पास वो स्टोरी मौजूद थी कि 5.2 बिलियन डॉलर आपने पंपिंग किया, 5.7 बिलियन डॉलर आपने पंपिंग किया, मेरे पास था। मैंने आपको बिल्कुल एक झलक दिखाई थी कि देखें डॉलर पंपिंग करना पड़ता है और ये भी होता है। बिल्कुल। आप देख लें, आर्काइव निकाल लें अब। तो उस वक्त मेरे पास ये स्टोरी मौजूद थी, और ये चीज मैं अभी भी कहता हूँ, IMF को भी पता है कि आपने पंपिंग किए, तो आप तो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट IMF से वैसे ही कर रहे हैं। इसका मतलब तो आप इसहाक डार फार्मूला कर रहे हैं। इसहाक डार साहब के दौर में जो शुरू के 3 साल थे, जब आप IMF के प्रोग्राम में थे, एक भी डॉलर आपने पंपिंग नहीं किया। आप मुझसे पूछें, वो प्रोग्राम तो बगैर किसी मुश्किल के खत्म भी हो गया था, मुकम्मल भी कर लिया था। मैं देखें, वो जो मामलात हैं उनके, डार साहब के जो भी हैं, वो अदालतें डिसाइड कर लें। मगर जिस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को मैनेज किया, क्योंकि मैं ये इस पे मैं आता ही नहीं हुआ,
उनकी शख्सियत के जो पहलू है मैं उस पर नहीं आता। यही पंप इन किया उन्होंने, यही पंप इन हो रहा है। उनके पंप इन में और इनके पंप इन में फर्क ये है कि यहाँ पंप इन करते हुए भी अनकंट्रोलेबल है, वहाँ पंप इन करके कंट्रोल आ जाता था। वहाँ थोड़ा करने से ज्यादा फायदा था और यहाँ ज्यादा करने से भी कोई फायदा नहीं है, यही कहेंगे। ज्यादा करने से ज्यादा नुकसान है। ज्यादा करने से ज्यादा नुकसान है। यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे तोला साहब किसी बात के साथ कि जो भी सूरत हाल हो, जो भी काम किया जाए वो मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए हो। सिर्फ काम या सरगर्मी पे सरगर्मी ना हो कि जिसका कोई फायदा आखिर में नजर ना आ रहा हो। जो भी होना चाहिए आवाम के भले के लिए होना चाहिए, महंगाई को किसी भी सूरत कम होना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफ़िज़।